तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो आपका साइंस का एग्जाम कल है, तो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है ना, मॉडल पेपर यहाँ पर देखो मॉडल पेपर है, हम क्या करने हैं इस वीडियो में उसको हल करने वाले थे। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखो यहाँ पे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या होता है बाबू? लेंस होता है। तो गोलीय लेंस यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का, ठीक है ना। कौन सा? अवतल दर्पण का। और ये साथ ही साथ याद कर लो, अगर दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसी का किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, अब देखिए, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब मतलब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो देखो सब ऑप्शन में बड़ा है तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। जब भी अनंत मतलब आ जाए अनंत और 2f के बीच में, तब प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो छोटा देखो ऑप्शन नंबर ए में है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है, आपको पूरा देख कर जाना है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे। आगे देखिए, यहां पर देखो, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न अधिकांश आ रहे हैं। विभांतर का मात्रक बहुत बोल्ट होता है, तब एक का भी हो जाएगा, मतलब एक का भी। विभांतर का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ट, मतलब एक का भी, आई भी। ठीक है ना, तो एक का आई भी इसमें है और इसमें है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कि दो का एक हो जाएगा, दो का एक। तो देखो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो वाट हो जाएगा। ऐसे मात्रक दिया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये ओम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो बाबू, ठीक है ना, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। अगर लंबाई तथा व्यास बाबू समान है ना, अगर पदार्थ की लंबाई तथा पदार्थ जिनके पदार्थ और लंबाई और व्यास मतलब एक ही पदार्थ के हैं, लंबाई भी है और व्यास मतलब सब समान है ना, तो उनका प्रतिरोध भी समान हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले का प्रतिरोध मतलब R1 मान लो 1 है, तो दूसरा का भी 1 हो जाएगा। R2 दूसरा मतलब दूसरा का प्रतिरोध का हो जाएगा 1 क्योंकि पदार्थ भी, लंबाई भी और व्यास भी समान है, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिए, अगर किसी भी मतलब पदार्थ समान है, लंबाई समान है, व्यास समान है, तो प्रतिरोध भी समान हो जाएगा। तो पहले का अगर पहले का चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, तो दूसरा का भी 1 हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। चलो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो यह 1 यह 1, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाद में क्या करते हैं? पार्श्व क्रम में मतलब समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ो। देखते रहना बाबू, ध्यान से पहले देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो पार्श्व क्रम में यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1। अब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो एक में एक से गुणा करो तो 1 हो जाएगा, नीचे जोड़ोगे तो 1 1 2। अब क्या करना है? अनुपात देखो, उत्तर अनुपात में ज्ञात करना है ऊष्मा का अनुपात। तो ऊष्मा का अनुपात मतलब प्रतिरोध का अनुपात। ठीक है ना, तो 2 अनुपात मतलब भागे 1/2। देखो 2 में 1/2 से क्या करोगे? भाग दोगे। बिल्कुल बेसिक से बाबू समझते रहो। तो 2 का 2 भाग मतलब भाग को गुणा मतलब तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे। तो देखो ऊपर का ऊपर गुणा तो 2 नहीं 4/1 तो 4:1। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ये डी, 4:1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ठीक है ना, मतलब प्रश्न देखो, तो इसके सिरे की ओर जाने पर बाबू घटता है, तो ऑप्शन नंबर ये 20 सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न समझ लेना ध्यान से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है ऐसे होता है, 6 गो कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन। यहाँ पर देखो एक सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, ऐसे। और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ता है, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन। ठीक है ना,
तो यह होता है बेंजीन का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो देखो इसमें तो बाबू कार्बन जुड़ा है, कार्बन इस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। ये देखो एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। देखो एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही है। ठीक है ना, ये सी सही है। 1 मिनट देख लो थोड़ा सा, देखो दिख रहा होगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन का सामान्य सूत्र में। ठीक है, चलो आगे। चलो बाबू आगे प्रश्न करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है ना, यहाँ पर देखो बाबू सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी में देखो यहाँ पर दिया है बाबू OH, यहाँ पर दिया है COOH, तो ये अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये तो होगा नहीं सजातीय श्रेणी। यहाँ पर OH है, इसमें OH नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है। ठीक है ना, सजातीय श्रेणी देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, ये अल्कोहल वाला सजातीय श्रेणी में। ठीक है ना, उसके बाद से देखो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1 है, सजातीय श्रेणी मतलब हाइड्रोकार्बन में होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये तो देखेंगे नहीं, हाइड्रोकार्बन में केवल मतलब कार्बन हाइड्रोजन, तो पहले का हाइड्रोकार्बन में सजातीय श्रेणी। ठीक है ना, रुके 1 मिनट, गलती हो गया। यहाँ पर देखो पहले का तो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी होगा, CH4, उसके बाद से C2H6, ये तो होगा, ये सजातीय श्रेणी में है ही। उसके बाद से देखो ये तो गलती कर दी हम लोग, यहाँ पर देखो OH और OH, ये भी मतलब ये भी होगा, मतलब ये भी मतलब क्या लिखा था CH3OH, फिर से C2H5OH। ठीक है ना, मतलब ये भी सजातीय श्रेणी में है, तो एक भी सही है, उसके बाद से आई भी सही है, तो एक और आई भी, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है एक और आई भी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो एक और आई भी दोनों से सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रश्न बाबू, यहाँ पर जल्दी जल्दी अब करते हैं। देखो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का जब pH मान 7 से कम हो जाए, 5.5 से कम होने लगता है, तो दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। ठीक है ना, pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला बाबू, देखो ये वाला प्रश्न देखो, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस देता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही है बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। देखो बोल रहा है जिंक क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, उसके बाद से H2 मतलब हाइड्रोजन गैस देता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही है, ये भी जो कथन दिया है बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, मतलब जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, मतलब O2 के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 तो Zn 2 Zn बैलेंस ऐसे कर लोगे। ठीक है ना, तो ये भी मतलब ये भी क्या है, ये भी सही है। ठीक है ना, अब बोला है दोनों अधिकथन तथा तर्क सही है, तथा तर्क दो अधिकथन का स्पष्टीकरण है। मतलब बोल रहा है स्पष्टीकरण मतलब ये वाला विस्थापन अभिक्रिया इसमें समझाया गया, नहीं बाबू ये नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी सही है। अधिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही है। ठीक है ना, अधिकथन मतलब पहले का अधिकथन और तर्क दोनों सही है, परंतु तर्क अधिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। बोले हाँ ये वाला सही है बाबू, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लेना। ठीक है ना, ये वाला सही होगा। ठीक है ना, मतलब अधिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन तर्क जो है ना वो अधिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब ये बताओ अधिकथन के बारे में ये वाला समझाया, तर्क समझाया गया है, नहीं समझाया गया है, इसलिए बी वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर पढ़े हो गए, मैं क्या कर रहा हूँ पेपर मतलब हल करवा रहा हूँ, समय बहुत कम है इसलिए समझाने का समय नहीं है। यहाँ पर देखो ये वाला समझा दूंगा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पूरा कीजिए। मतलब NaOH किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना, एस्टरीकरण अभिक्रिया यहाँ पर देखो CH3COO दिख रहा है ना, CH3COO है, तो एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया CH3COO। ठीक है, तो हो गया, आगे बाबू करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, प्रश्न बहुत है सारे हैं। देखो अब क्या करते हैं बाबू, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखो 2 न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, पहले ये देखो 20 ओम प्रतिरोध, तो आर का मान दिया 20 ओम, आर का मान मतलब 20 ओम। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो आई का मान कितना है, आई का मान है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है 30 सेकेंड में। मतलब टी का मान कितना है, टी का मान दिया 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में
उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, मतलब उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करना है। तो ऊष्मा का सूत्र हो जाएगा, ऊष्मा मतलब ऊष्मा का सूत्र होता है बाबू हीट का आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये किस में आ जाएगा जूल में, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, आई का मान बाबू 5 है तो 5 का स्क्वायर गुणे आर, आर का मान 20 है 20 गुणे टी का मान 30 है तो 30, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा गुणे 20 हो जाएगा गुणे 30 हो जाएगा। तो ये तो हो गया बाबू उष्मा, क्या हो जाएगा उष्मा, आई स्क्वायर आर टी। तो ये तो हो गया उष्मा इतना जूल, ठीक है ना। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो गुणा कर लेते हैं, 25 गुणे यहाँ पर 20 है 600 हो जाएगा, अरे 25 दूनी 50 यहाँ पर 300 हो जाएगा, और ये डबल जीरो फिर से, तो इतना जूल, ठीक है ना। गुणा आप लोग कर लेना, ठीक है ना। नहीं रुको रुको, यहाँ पर गुणा में दिक्कत हो, 25 छक्के 150 होता है ना, तो 25 छक्के 150, ठीक है ना। तो 150 फिर से डबल जीरो जूल, इतना जूल उत्तर होगा उसमें, ठीक है ना। ये प्रश्न सही था। सूत्र आपको याद करना हो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न देखो बाबू, एक और प्रश्न दिया, इसको भी आपको समझना है बढ़िया से, ठीक है ना। देखो किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, तो 4 ओम, आर का मान दिया 4 ओम, ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, मतलब टी का मान दिया है कितना 1 सेकेंड, प्रति का मतलब 1 होता है, प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। मतलब अब हीट कितना दिया है 100 जूल, तो 100 जूल दिया है, तो 100 जूल उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर मतलब भी ज्ञात करना है, तो ठीक है ना। तो इसके लिए बाबू सूत्र क्या होता है देखो समझो यहाँ पे। एच का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं, दोनों एक ही सूत्र पे हैं, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। तो एच देखो यहाँ पर 100 दिया है, तो 100 इक्वल टू में आई का स्क्वायर, तो आई कितना बाबू, आई पहले आई, तो आई पहले ज्ञात कर लो गुणे आर, देखो आर दिया है 4 गुणे, उसके बाद से टी कितना है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर गुणे 4 करने 4, दिख रहा है ना, 4 गुणा में इधर गए तो भाग में, तो 100 बटे में 4 इक्वल टू में आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 100 कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में, तो आई का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बाबू 25। तो आई स्क्वायर देखो 25 किसका स्क्वायर बाबू 5 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, आई का मान कितना हो जाएगा 5। तो धारा तो बाबू 5 निकल गया, ठीक है ना। सूत्र आपको याद करना है ये वाला, धारा तो आपको 5 निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है ध्यान से देखो यहाँ पे, धारा हमें नहीं याद करना है। इस वाले सवाल में ना विभवांतर पूछा है, तो विभवांतर का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर, मतलब बीर याद करना है बीर, ठीक है ना, ओम का नियम से। तो V इक्वल टू आई आर, तो V का भी आई का मान बाबू 5 आ गया है, तो 5 गुणे आर का मान देखो, आर का मान 4 है तो 4, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 होगा 20, तो 20 वोल्ट उत्तर होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है ना, देख लो ध्यान से। तो ये वाला दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। 4 नंबर का ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, 4 नंबर का पूछा है, ठीक है। आगे देखिए बाबू ये करते हैं, चलो केमिस्ट्री में ये वाला करते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, मतलब संतुलित समीकरण हमें लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए संतुलित समीकरण लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। पहले का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 4 नंबर इस पर मिलेगा, एक नंबर का है, ठीक है ना। और प्रश्न ऐसे बनेंगे तो 4 नंबर का देखो यहाँ पे पहले का प्रश्न लिखा है, ठीक है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, तो H2SO4, ठीक है ना। पर दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा देखो यहाँ पे, तो ZnSO4, तो जेड देखो ये वाला जाके ऐसे अभिक्रिया कर लेगा इसके, तो क्या हो जाएगा ZnSO4, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से H2 का H2 गैस निकलेगा, तो इसलिए ऊपर की तरफ तीर बना दोगे, तो पहले का ये हो जाएगा। दूसरा का देखो यहाँ पे, तो अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम पट्टी मतलब Mg के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले Mg और Cl मिलकर बना लेंगे MgCl2 प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला, तो गैस हमेशा द्विपरमाणु का होता है, तो इसलिए H2। देखो यहाँ पर Cl बाबू 2 है, और बैलेंस करो, तीर के इधर देखो Cl 2 है, तीर के इधर Cl 2 दिख रहा है ना, तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर दो, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, Mg 1 तो Mg 1, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा देखो बाबू, ठीक है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन मतलब N2, नाइट्रोजन गैस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस H2, अब क्रिया करके अब क्या बनाएंगे अमोनिया, तो NH3, ठीक है, क्या बना लेंगे NH3। तो देखो ध्यान से बाबू यहाँ पे बैलेंस हमें करना है,
ठीक है। तो बैलेंस हमें करना है, तो देखिए समझिए, ये बताओ यहाँ पर देखो N2 को गो है, N2 गो है, तो यहाँ पर N 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है तो 3 से गुणा करोगे तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब 4 नंबर है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन मतलब O2 में दहन मतलब जलाने पर, दहन होने पर जल बनता है, क्या बनता है, H2O बनता है, H2O प्लस, उसके बाद से क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 बनता है, ठीक है। जल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना बाबू। चलो ध्यान से करते हैं, यहाँ पर देखो इसको बैलेंस हमें करना है, बहुत बढ़िया से बैलेंस करना है इसका पड़ेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3 गो है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है 3, इधर कितना है बाबू 2 गो, ठीक है ना। इधर कितना है 2 गो, सल्फर 1 हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है 2 1 3 है, इधर कितना है बाबू 2 गो है, कितना है 2 गो। जब ऑक्सीजन 2 गो है तो इसमें किससे गुणा करोगे तो 3 हो जाए, तो इसका मतलब किससे गुणा करोगे, तो गुणा कर लो किससे, देखो बैलेंस कर, रुको 1 मिनट बैलेंस करो थोड़ा सा स्पीड में आप लोग। तो देखो वो क्या होगा, यहाँ पर देखो समझिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो तो सल्फर 2 गो हो जाएगा, तो सल्फर 2 गो। हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4 गो होते हैं, यहाँ पर भी 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 गो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गो और 2 दूनी 4 गो, ठीक है ना। तो कितना हो गया 6 गो, इधर कितना है तो 2 गो, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे इसका हमें क्या करना है, IPSC, ये 4 गो हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, IPSC नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखो CHO एल्डिहाइड है तो ऑल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ऑल। कार्बन का होगा 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो क्या होगा प्रोपेनॉल का हो जाएगा प्रोपेनॉल, ऑल जोड़ते हैं। मेथ है प्रोप याद किए हो तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोपेनॉल। ध्यान से बाबू समझिए आप लोग, कार्बन देखो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो कार्बन है तो मेथ है प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा प्रोपो, और बीच में O है तो इसका मतलब कीटोन है तो ओन जोड़ते हैं, तो प्रोपेनोन का हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है ना। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। इसमें और भी प्रश्न है, अब यहाँ पर देखो ये तो सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखो, अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो जाएगा बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग हो जाएगा दाढ़ी बनाने में, ठीक है ना। नहीं दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो दांत चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हो गया। उत्तल दर्पण का बाबू, उत्तल दर्पण वाहन के जो दर्पण होता है ना, साइड में दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो 2 गो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस क्यों कहता है, क्योंकि जो उत्तल होता है किरणों को क्या करता है, मोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। एक जगह पर मोड़ने का, अगर समांतर किरण आ रही है तो एक जगह पर मोड़ देगा, ठीक है ना। इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देती है, ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रक्रिया वगैरह जो पढ़ोगे, प्रकाश के प्रक्रिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रक्रिया, उसमें सब मिलेगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दृष्टि दोष आंख में अगर समस्या आ गई है मतलब, ठीक है ना। दृष्टि दोष मतलब देखने में स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो, तो दृष्टि दोष है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। ऐसे लिख दोगे, ये सब सब्जेक्टिव है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है ना। तो अगर चुंबकीय देखो लिख देना, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पर कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएगी, जो कि असंभव है, इसलिए नहीं करती है, ठीक है। ऐसे मतलब लिख दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा देखो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, देखो चुंबक है दंड चुंबक, ये नॉर्थ है साउथ है, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी दक्षिणी ध्रुव, एक वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में जाती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा दक्षिण से उत्तर होता है। ऐसे जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है उनमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होता है, ठीक है ना। ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, ये सब लिख दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम कब होता है, अधिकतम F = IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। अधिकतम कब होगा, जब लंबवत हो, थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, ठीक है ना। जब लंबवत होगा तभी, ये वाला सूत्र है, ठीक है।
तो ये वाला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, ये सब अस्थिरीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, अस्थिरीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना, ये सब, ठीक है ना। तो ये प्रश्न करवा दूंगा, अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना बाबू। इसको जितना करवाया ना दोबारा वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।